हम सभी ह्यूमन लाइफ साइकिल के बारे में तो जानते ही होंगे कि सबसे पहले ह्यूमन बीइंग का बर्थ होता है, उसके बाद फिर वो चाइल्ड स्टेज में आता है, देन वो टीनेजर में जाता है, देन वो एडल्ट फेज में आता है, उसके बाद फिर वो ओल्ड स्टेज में आता है और फिर फाइनली डेथ हो जाती है। तो ये क्या है? ये ह्यूमन लाइफ साइकिल है। यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ता है ह्यूमन डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में जाता है और एक एंड आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि जब उस ह्यूमन की लाइफ साइकिल एंड हो जाती है। तो इसी तरीके से जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को पार करते हैं। तो यही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहलाता है। तो फिलिप कोटलर ने कहा था कि द पीएलसी यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्ट स्टेज इन द सेल्स हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। तो पीएलसी क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? एक अटेम्प्ट है जिसके थ्रू हम जो है किसी भी प्रोडक्ट की सेल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसके डिस्टिंक्ट स्टेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप फिगर देख रहे होंगे, तो फिगर में क्या है कि टाइम के साथ जैसे जैसे सेल्स ग्रो कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज आ रहे हैं। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे, पहले क्या होता है, जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो उस फेज को हम क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन फेज। यानी कि बच्चे का जन्म होता है तो जो दुनिया में वो इंट्रोड्यूस होता है। तो उसी तरीके से जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो कस्टमर्स के लिए वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोडक्शन फेज। जैसे जैसे उसकी क्या होती है, धीरे धीरे जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होगी, उसकी सेल्स बढ़ेगी यानी ग्रो करने लगेगी। फिर एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब मैक्सिमम कस्टमर्स जो हैं वो उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होंगे, यानी कि वो क्या हो गया? मैच्योरिटी। यानी कि अब उससे ज़्यादा उसकी सेल नहीं होगी, अब वो मैच्योर हो गया, यानी कि मैक्सिमम कस्टमर्स के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी सेल्स डिक्रीज होने लगेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में और भी कंपटीटर आ गए, अब उसकी सेल क्या होगी? डिक्रीज होने लगी, यानी कि सेल घटने लगी। और यानी कि एक स्टेज ऐसा आएगा जब उसका सेल जो है जीरो हो जाएगा, वो मार्केट से बाहर चला जाएगा। तो बहुत सारे आपने ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे कि जो मार्केट में आते हैं, लॉन्च होते हैं, उनको खरीदते हैं लोग, और फिर धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आता है कि वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ले लीजिए कि सीडी और डीवीडी जो हम परचेज करते थे, एक टाइम आया था वो बूम पे था, और आज के टाइम पे क्या हो गया कि सीडी डीवीडी रेयरली कोई यूज़ करता है, अब उसको यूज़ ही नहीं करते हैं। फ्लॉपी डिस्क एग्जाम्पल लीजिए। फ्लॉपी डिस्क क्या था? मार्केट में लॉन्च हुआ था फ्लॉपी डिस्क, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड में था, लेकिन अब क्या है? अब फ्लॉपी डिस्क को कोई पूछता नहीं है। तो क्या है? यानी कि फ्लॉपी डिस्क मार्केट में बाहर चल गया। तो ये सेल्स के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, सेल्स में उसकी जो भी ग्रोथ होती है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं। कौन से? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। यही 4 स्टेज जो है प्रोडक्ट द्वारा नॉर्मली फॉलो किया जाता है अपनी पूरी सेल्स हिस्ट्री में। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सभी प्रोडक्ट ये चारों स्टेज को टच करें। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं जो इंट्रोड्यूस होते हैं और प्रोडक्ट उनका डिमांड में नहीं आता, या फिर उसकी डिमांड नहीं होती, फेल हो जाता है और वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं, तो उनका ग्रोथ और मैच्योरिटी का फेज आया ही नहीं। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जरूरी नहीं है कि सभी प्रोडक्ट सभी स्टेजेस को टच करें। जैसे कि ह्यूमन बींग में होता है ना, कि ह्यूमन बींग में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि सारे लोग बुढ़े होने के बाद ही मरे। कुछ लोग होते हैं जो बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से पहले भी उनकी डेथ हो जाती है, तो सारे स्टेज वो ह्यूमन लाइफ के पार नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो चारों स्टेज होते हैं, जरूरी नहीं कि सभी प्रोडक्ट इन चारों स्टेजेस को पार करें। क्लियर? तो एक एक स्टेज को हम डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन स्टेज आता है सबसे पहले। तो इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होता है कि प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, मार्केट में लॉन्च होता है, अभी उसको कुछ ही कस्टमर्स जान रहे होते हैं, तो यहाँ क्या होता है? सेल्स लो होता है। बट ऑब्वियस बात है कि जब अवेयरनेस उतनी है ही नहीं तो सेल्स क्या होगा? लो होगा। और प्रॉफिट क्या होगा? नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्योंकि जितना हमें सेल्स हो रही है उससे ज़्यादा तो कंपनी खर्च कर देती है उसके प्रमोशन पे, उसको प्रोड्यूस करने में। तो हैवी एक्सपेंसेस इन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस किया जाता है कंपनी द्वारा। तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट नॉन जो है एग्जिस्ट करती नहीं है और एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो सेल्स भी कम होती है क्योंकि अवेयरनेस कस्टमर्स को ज़्यादा होती नहीं है। तो यहाँ पे क्या होते हैं? नॉर्मली वो टाइप के कस्टमर जो इनोवेटर होते हैं, यानी कि बहुत सारे आपने देखे होंगे कस्टमर्स जो जैसे ही नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तुरंत वो जाके परचेज कर लेते हैं, तो वही यहाँ पे कस्टमर होते हैं। यानी कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो उस वक्त जो कस्टमर्स होते हैं ना, उस टाइप के कस्टमर्स को हम कहते हैं इनोवेटर कस्टमर्स। तो सिर्फ वही परचेज कर रहे होते थे, इसलिए क्या होता है? सेल्स भी लो होती है, प्रॉफिट नेग्लिजिबल होती है, प्रॉफिट होती ही नहीं एक तरीके से। तो यहाँ पे हम बात कर लें स्ट्रेटजी की, यानी कि कंपनी को इंट्रोडक्शन स्टेज में कौन सी स्ट्रेटजी लगानी चाहिए। तो 4 टैक्टिक हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर देयर आर 4 टैक्टिक्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन फेज। तो सबसे पहले आता है रैपिड स्किमिंग स्ट्रेटजी। देखिए 2 वर्ड हैं, स्किमिंग और पेनिट्रेशन। स्किमिंग का मतलब होता है मलाई, यानी कि क्रीमी लेयर, और पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर घुस जाना। तो रैपिड स्किमिंग स्ट्रेटजी ये स्ट्रेटजी होती है कि जहाँ पे कंपनी जो है हाई प्राइस, यानी कि हाई प्राइस चार्ज करती है प्रोडक्ट के लिए और हाई प्रमोशन भी करती है। तो दैट इज कॉल्ड रैपिड स्किमिंग स्ट्रेटजी। यानी कि क्या होता है? इंट्रोडक्शन फेज है, तो यहाँ पे कंपनी का मोटिव क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हायर प्राइस रख के हम क्रीमी लेयर, जो ज़्यादा हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं, कस्टमर्स हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिया जाए, तो हमारा प्रॉफिट बट हो जाएगा। तो रैपिड
रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी। यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी प्राइस भी ज़्यादा रखती है और प्रमोशन भी खूब करती है। वहीं पे दूसरी स्ट्रेटजी है स्लो स्कीमिंग स्ट्रेटजी, यानी कि जब कंपनी को ये दिक्कत नहीं होती कि प्रॉफिट जल्दी से जल्दी रिकवर करने की दिक्कत नहीं होती, तो वहाँ पे क्या करती है, प्राइस को ज़्यादा रखती है लेकिन प्रमोशन लो रखती है, प्रमोशन पे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करती लेकिन प्राइस को ज़्यादा रखती है, तो उसको कहते हैं स्लो स्कीमिंग स्ट्रेटजी। वहीं पे दूसरा जो तीसरा स्ट्रेटजी है दैट इज रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। यहाँ पे क्या होता है, घुसना। तो भाई आपको अंदर किसी चीज़ के अंदर घुसना है ना, तो आपको छोटा होना पड़ेगा, यानी कि प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो लो प्राइस हैवी प्रमोशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करिए और प्राइस को लो रखिए। जैसे कि आपने जियो का देखा होगा, जियो में क्या था कि प्राइस नहीं थी, लो थी, पेनिट्रेशन के लिए मार्केट में एंट्री करनी थी, उन्होंने फ्री कर दिया सब कुछ, तो लोग जाके खूब सारा जियो का सिम परचेज कर लिए। तो रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। उसी तरीके से आता है स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। यहाँ पे स्लो में क्या होगा कि प्राइस भी लो होगी और प्रमोशन भी लो होगा। तो ये 4 स्ट्रेटजी होते हैं कंपनी के पास, जो इनमें से जो भी उनके अकॉर्डिंग सूटेबल होता है वो यूज कर सकते हैं। तो रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी यानी कि हाई प्राइस हाई प्रमोशन, स्लो स्कीमिंग स्ट्रेटजी यानी हाई प्राइस लो प्रमोशन, रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी यानी लो प्राइस हैवी प्रमोशन, और स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी यानी कि लो प्राइस एंड हाई प्रमोशन। इंट्रोडक्शन फेज में 4 फेज होते हैं। अब आता है अगला ग्रोथ फेज, यानी कि जब मार्केट में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है तो अब क्या होगा, धीरे धीरे प्रमोशन होगा। तो जब प्रमोशन होगा तो कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में और लोग उसको ट्राई करेंगे, यानी कि पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस। प्रमोशन होगा, टाइम के साथ धीरे धीरे लोग जानना शुरू करेंगे तो मार्केट में लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और सेल्स उसकी बढ़ेगी। सेल्स बढ़ेगी तो बट ऑब्वियस बात है कि क्या होगा, स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होगा कि हाँ हमारे प्रॉफिट आ रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होंगे और सेल्स इंक्रीज होगा। तो ये ग्रोथ स्टेज में होता है, यानी कि सेल्स बढ़ रही होगी, कस्टमर्स बढ़ रहे होंगे, प्रॉफिट बढ़ रही होगी, हर चीज ग्रो कर रही होगी। क्लियर। तो इस स्टेज में क्या करना होता है कंपनीज को, तो इस स्टेज में बट ऑब्वियस बात है कि उनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करते रहना चाहिए, नए नए एट्रीब्यूट्स ऐड करते रहना चाहिए, स्टाइल्स जो भी है प्रोडक्ट का उसको चेंज करते रहना। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ब्रांड होते हैं जो अपने पैकेजिंग में चेंज करते रहते हैं, बिस्किट के डिजाइन में चेंज करते रहते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ वो एडिशन करते रहते हैं। सेलेक्टिंग न्यू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट को सिर्फ ये नहीं कि दुकान पे जाके मिलेगा, आप वो ऑनलाइन भी लेके चले आएंगे, तो नए नए चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो जो है यूज करते रहते हैं। रिडक्शन इन प्राइस, यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस में भी वो कुछ ना कुछ कटौती करते रहते हैं, प्रमोशन बढ़ाएंगे और एंटरिंग न्यू सेगमेंट ऑफ मार्केट, और यहाँ पे वो कंपनी जो है वो नए नए सेगमेंट में एंटर करने लगती है। जैसे आप बुक पब्लिश कर रहे हैं, तो बुक पब्लिश करें तो अभी तक जो है आपने सिर्फ 10th और 12th के लिए बुक पब्लिश करते थे, अब जो है आप बुक पब्लिश दूसरे के लिए भी कर रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट इज एंटरिंग न्यू सेगमेंट ऑफ मार्केट। देन आता है ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी स्टेजेस। मैच्योरिटी स्टेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हायर सेल होता है, पीक सेल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल्स ग्रो कर रहा था अब यहाँ पे आके वो रुक जाता है, यानी हाईएस्ट सेल होती है यहाँ पे मैच्योरिटी स्टेज में। क्यों? क्योंकि अब जो है खूब सारा प्रमोशन हो चुका है और जितने जो पोटेंशियल कस्टमर्स थे आपके वो इस स्टेज पे एक्सेप्ट कर चुके हैं आपका प्रोडक्ट, तो यानी कि यहाँ पे हाई प्रॉफिट भी होगा। बट अब जब सेल्स हाईएस्ट होगा तो प्रॉफिट भी हाईएस्ट होगा और प्रोडक्ट हैज़ बीन अचीव्ड एक्सेप्टेंस बाय मोस्ट पोटेंशियल बाय, यानी कि आपके प्रोडक्ट के लिए जो भी बायर हो सकते थे वो बायर्स अब यहाँ पे आपके प्रोडक्ट को परचेज कर चुके हैं, यानी कि सेल्स भी हाईएस्ट होगी, प्रॉफिट भी हाईएस्ट होगी। प्रॉफिट स्टेबलाइज्ड और स्टार्ट डिक्लाइन। अब यहीं से क्या होता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट का प्रॉफिट होता है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो है यहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। जब कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा ना तो बट ऑब्वियस बात है कि कस्टमर स्विच करने लगेगा आपके प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे, तो आपकी सेल भी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका ग्रोथ भी, जो प्रॉफिट है वो भी डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैच्योरिटी स्टेज पीक सेल होता है, हाई प्रॉफिट होता है, सेल्स यहां से गिरना स्टार्ट हो जाती है, कस्टमर स्विच करना स्टार्ट हो जाते हैं, कंपटीशन यहां पे बढ़ने लगता है। तो इस स्टेज में, मैच्योरिटी स्टेज में जो कंपनीज को स्ट्रेटजी लगानी चाहिए वही चीज़ें हैं जो अभी अपने ग्रोथ में देखी कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंप्रूव करें, जो यूजेज हैं उसको चेंज करें, उसको इंक्रीज करें, यानी कि जो प्रोडक्ट आपका कस्टमर यूज़ कर रहा है ना वो उसके और भी सारे आप जो उसमें एडिशन करें, कुछ नए नए बेनिफिट्स या यूटिलिटीज़ उसको डालें, यानी आप उसको स्कीम्स दें, ऑफर्स दें। फॉर्मिंग न्यू बायर्स, यहाँ पे कोशिश करें कि नए नए बायर्स जो है आपके और ऐड हों या जो छोड़ चुके हैं वो भी जो है आपके दोबारा से बायर बन जाएं। डिवाइजिंग इफेक्टिव प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, तो आपको यहाँ पे अच्छा से अच्छा प्रमोशनल और एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम करना होगा इस स्टेज पे, जिससे कि जो कस्टमर हैं वो आपके साथ बने रहें जो हैं, और जो छोड़ के जा रहे हैं वो भी दोबारा से वापस आएँ। क्लियर। अब लास्ट स्टेज आता है दैट इज डिक्लाइन स्टेज। तो सभी को पता होगा डिक्लाइन स्टेज में क्या होगा कि सेल्स जो है वो नीचे चला जाएगा, प्रॉफिट डिक्रीज करेगा, कस्टमर जो है वो स्विच कर रहे होंगे दूसरे प्रोडक्ट पे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और आपका प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से मार्केट में है, अब उसका जो है अल्टरनेट ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है कंपटीशन की वजह से, तो लोग उस पर स्विच करने लग जाते हैं। क्लियर। क्यों? और ये भी हो सकता है कि आपसे सस्ता प्रोडक्ट उनको मिल जा रहा हो, या फिर जितने पैसे आप में खर्च कर रहे हैं उतने पैसे में उनको कोई और अच्छा प्रोडक्ट आपसे मिल जाता है, तो उस स्टेज में क्या होता है कि वो
वो स्विच कर जाते हैं और आपका प्रोडक्ट क्या है, सेल्स गिरने लग जाती है। तो यहाँ पे भी आपके पास वही स्ट्रेटजी है, या तो आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें, प्रोडक्शन और मार्केटिंग प्रोग्राम बनाएं अच्छा सा, अगर नहीं हो पा रहा है तो कॉस्ट को कंट्रोल करें, अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो प्रोडक्ट को बंद कर दें, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को बंद कर दें और दूसरे पे ध्यान दें। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिक्लाइन स्टेज में ये स्ट्रेटजीज आपके पास हो सकती हैं। तो होप आपको क्लियर होगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेज होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन में सेल्स कम होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। ग्रोथ में सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट आएगा। मैच्योरिटी में हाईएस्ट प्रॉफिट होती है, हाईएस्ट सेल होता है, वहीं पे सेल्स डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और डिक्लाइन में सेल्स एकदम नीचे चला जाता है और प्रॉफिट भी नीचे आ जाती है। वहाँ पे उसको कंपनी को डिसाइड करना होता है कि वो या तो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे, या फिर उस प्रोडक्ट में इंप्रूव करके दोबारा से लॉन्च करे, या फिर उस प्रोडक्ट को बंद कर दें। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।